आज हम देखने वाले हैं जो आज आप लोगों का हुआ है पेपर पॉलिटिकल 301 का, उसका आंसर की देखेंगे। हाँ, आप लोग कुछ और पढ़ के गए थे और कुछ और आ गया। पेपर आना चाहिए था 301 का, जो आपका है पेपर का नाम कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यूके, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड चाइना। इसका पेपर आना था, चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। पेपर आ गया आप लोगों का 302 का, जो है पब्लिक एड का। उसका सारा क्वेश्चन उसका है, और जो आपका कवर है फ्रंट पेज, ये आपका फर्स्ट पेपर, जो आज आपका पेपर था उसका पहला पेपर है। कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ लोगों का आ रहा होगा, कुछ लोगों का नहीं, और पेपर भी बहुत हार्ड था। आप लोग जो पब्लिक एड में पढ़े भी होंगे, वो भी उससे भी बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर बन गया था। और अगर आप लोगों का पेपर फिर से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को कुछ टाइम मिल जाएगा आप तैयार करने के लिए। और ये गलत चीज़ है, आप लोग तैयार करके गए हैं 301 और आ गया है 302, क्योंकि हमको लगता है जो पहला पेज है इसका, ये जो पहला पेज है फ्रंट पेज, यही मिस्टेक कर दिया है। 301 में जो 301 का पेपर है उसमें 302 वाला क्वेश्चन डाल दिया है, और 302 वाले में 301 वाला डाल दिया होगा। देखिए क्या किया जाता है इसके बारे में। चलिए हम लोग आंसर की देख लेते हैं। आप लोग एक बार मिला लीजिए, और मिला लेंगे तो इससे दो फायदा रहेगा। एक तो आपको अभी पता चल जाएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही है, और अगर पेपर पोस्टपोन होता है तो आपको दूसरा फ़ायदा होगा कि आप जब पेपर किए रहेंगे तो या तो यही पेपर सेम आएगा, या तो फिर से पेपर बनाया जाएगा, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि इसमें से कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। पेपर को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विकल्प शब्द पोस्टकोर्ब किसने प्रयोग किया? ऑप्शन ए है गुलिक व उर्विक, ऑप्शन बी है आर्विक, ऑप्शन सी है गुलिक, ऑप्शन डी है हेनरी फेयोल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लूथर गुलिक ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रशासन का सरोकार कार्यों को करवाने से है, परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है हेनरी फेयोल, ऑप्शन बी है वुडरो विल्सन, ऑप्शन सी है लूथर गुलिक, ऑप्शन डी है लिंडल उर्विक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लूथर गुलिक। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा लूथर गुलिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसने प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन किया? ऑप्शन ए है साइमन, ऑप्शन बी है एल.डी. वाइट, ऑप्शन सी है लूथर गुलिक, ऑप्शन डी है डिमार्क, ऑप्शन 5 है स्मिथबर्ग और थॉमसन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी ऑप्शन दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 और 4। ठीक है, यानी एल.डी. वाइट और डिमार्क, ये दोनों लोगों ने कहा था ये। ठीक है, तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतन ने प्रशासन को वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों के संगठन और निर्देशों के रूप में परिभाषित किया? ऑप्शन ए है एल.डी. वाइट, ऑप्शन बी है जे.एम. पिफनर, ऑप्शन सी है जॉन ए विग, ऑप्शन डी है एच.ए. साइमन। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जे.एम. पिफनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अजैसन रीजन का क्वेश्चन है, कथन कारण का। अभी तो आप लोग थर्ड ईयर में हैं, फिर भी कथन कारण वाला थोड़ा क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन ए, लोक प्रशासन वहाँ वित्तीय नियंत्रण के सिद्धांत के अधीन होता है। कारण आर है, विधायिका कार्यपालिका के खर्चों को अधिकृत करती है। ठीक है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है, कथन ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की और सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये भी कथन कारण वाला है, अजैसन रीजन का। ये है कथन, ये बोल रहा है, वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन के कानूनों को व्यापक और व्यवस्थित रूप से लागू करने के
कार्यों के रूप में परिभाषित किया। कारण आर है, उनके अनुसार कानून का प्रत्येक विशेष प्रतियुक्ति प्रशासन का एक कार्य नहीं है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए सत्य है किंतु आर गलत है। यानी वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन के कानून को व्यापक और व्यवस्थित रूप से लागू करने के कार्यों के रूप में परिभाषित किया, ये सत्य है। ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर जो कारण दिया है आर, उनके अनुसार कानून का प्रत्येक विशेष प्रयुक्ति प्रशासन का एक कार्य नहीं है, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से कौन कहता है कि लोक प्रशासन में केवल सरकार की कार्यकारी शाखा के कार्य शामिल होते हैं? ठीक है, सो ऑप्शन ए है एल डी वाइट, ऑप्शन बी है लिंडल अर्विक, ऑप्शन सी है लूथर गुलिक, ऑप्शन डी है बिलोबी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एल डी वाइट ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लोक प्रशासन में सरकार की सभी गतिविधियां शामिल है, चाहे वह विधान शाखा की हो, कार्यकारी शाखा की हो या सरकार की न्यायिक शाखा की। यह कथन से झलकता है। ऑप्शन ए है प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी है प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण, ऑप्शन डी है प्रशासन का संकीर्ण दृष्टिकोण। सो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। सभी उपकरणों की योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण की जरूरत होती है और अच्छे ढंग से काम करने के लिए सभी को सामान्य सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। कथन किसका है? ऑप्शन ए है एम पी फॉलेट, ऑप्शन बी है एल अर्बिक, ऑप्शन सी है हेनरी फेयोल, ऑप्शन डी है लूथर गुलिक। सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेनरी फेयोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। हमारे सामने कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, बल्कि एक ही है जो लोक प्रशासन और निधि दोनों ही मामलों पर समान रूप से लागू होता है। यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेनरी फेयोल का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक चिंतकों ने लोक व निजी प्रशासनों में भेद का समर्थन किया है? ऑप्शन ए है ऑप्शन 1 है पॉल एच एपलबी, ऑप्शन 2 है एम पी फॉलेट, ऑप्शन 3 है सर जोसिया स्टैम, ऑप्शन 4 है हर्बर्ट साइमन। सो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4, यानी पॉल एच एपलबी, सर जोसिया स्टैम्प और हर्बर्ट साइमन। ये क्या हैं? प्रशासनिक चिंतकों जो लोक व निजी प्रशासनों में भेद का समर्थन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। सरकारी प्रशासन अपनी सार्वजनिक प्रकृति के कारण जिस प्रकार सार्वजनिक परीक्षण और विरोध के अधीन होता है, उसी प्रकार अन्य प्रशासनिक कार्यों के से इतना भिन्न होता है जिसका एहसास बाहर से मुश्किल ही हो सकता है। यह कथन किसका है? सो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एपलबी, पॉल एच एपलबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। राजनीति का नाता राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से है, जबकि लोक प्रशासन का सरोकार इन नीतियों को लागू करने से है। यह कथन किसका है? किसने कहा? सो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रैंक जे गुडनाव। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है। रॉबर्ट डाल के अनुसार लोक प्रशासन के उद्भव में निम्न में से कौन सा कारक बाधा नहीं है? ऑप्शन ए है प्रशासन में सर्वव्यापक मूल्य, ऑप्शन बी है मानव व्यवहार की अनिश्चितता, ऑप्शन सी है लोक प्रशासन की बौद्धिक क्षमता, ऑप्शन डी है प्रशासन पर सामाजिक संस्कृतियों का प्रभाव। सो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोक प्रशासकों की बौद्धिक क्षमता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होगा, लोक प्रशासन का विज्ञान बनने का दावा खोखला है। यह कथन किसका है? सो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट साइमन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? ऑप्शन ए है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन सन 1900, ऑप्शन बी है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1928, ऑप्शन सी है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937, ऑप्शन डी है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926। सो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1928। ठीक है, ये सही मिलाया, गलत तरीके से मिलाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मैक्स वेबर के अनुसार किस मामलों में नौकरशाही संगठन के अन्य रूपों से श्रेष्ठ है? ऑप्शन 1 है निश्चितता, ऑप्शन 2 है स्थिरता, ऑप्शन सी 3 है अनुशासन, ऑप्शन 4 है भरोसेमंदी। सो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, यानी ये चारों क्या है, संगठन के अन्य रूपों में श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तार्किकता किसका आधार है? सो इसका तो आप लोग सभी को पता होगा। ऑप्शन ए है करिश्माई प्राधिकार, ऑप्शन 2 है पारंपरिक प्राधिकार, ऑप्शन 3 है कानूनी प्राधिकार, ऑप्शन 4 है नैतिक प्राधिकार। सो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केवल 3 यानी कानूनी प्राधिकार। तो मैक्स वेबर ने सत्ता को 3 रूपों में भागा था, 3 भागों में बांटा था। ठीक है, पारंपरिक प्राधिकार, करिश्माई प्राधिकार और कानूनी प्राधिकार। ठीक है, जिसमें कानूनी प्राधिकार सबसे सर्वश्रेष्ठ ठीक है सत्ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने क्लासिकीय दृष्टिकोण की व्याख्या इंजीनियरिंग दृष्टिकोण के रूप में की है? ऑप्शन ए है गुलिक, ऑप्शन बी है फेयोल, ऑप्शन सी है आर्विक, ऑप्शन डी है मूने। सो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्विक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्न में से कौन से हाथोन प्रयोग के नतीजे हैं? ऑप्शन ए मजदूर कटे हुए और असंबद्ध व्यक्ति नहीं होते हैं, ऑप्शन 2 मजदूर केवल आर्थिक कारण से ही प्रेरित नहीं होते हैं, ऑप्शन 3 मजदूर की उत्पादकता शारीरिक कार्य स्थितियों में निर्धारित होती है, ऑप्शन 4 मजदूर में अनौपचारिक समूह बनाने का रुझान होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। ठीक है, सो इसको आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया गया है? ऑप्शन ए है टेलर कृत्यमूलक निर्देश फंक्शनल फोर्समैनिंग, ऑप्शन बी फेयोल गैप गैंग फ्लैंक, ऑप्शन सी उर्बिक आदेश की एकता, ऑप्शन डी गुलिक संगठन के आधार। सो ये तो आप लोगों सभी लोगों को आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुलिक संगठन के आधार। ये गलत तरीके से मिलाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, व्यवहारवादी उपागम ने किस बात पर ध्यान केंद्रित किया? ऑप्शन ए है संगठनों के अंतर्व्यक्तिक संबंध, ऑप्शन बी है संगठनों में प्रबंधकीय प्रक्रियाएं, ऑप्शन सी है संगठनों में निर्णय निर्माण, ऑप्शन डी है संगठनों में व्यक्तियों और समूहों का वास्तविक व्यवहार। सो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संगठनों में व्यक्तियों और समूहों का वास्तविक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसने कहा कि इससे पहले कि किसी विज्ञान के पास सिद्धांत हो उसके पास अवधारणाएं होनी चाहिए? ऑप्शन ए बर्नार्ड, ऑप्शन बी आर्गिरिस, ऑप्शन सी लिकर्ट, ऑप्शन डी साइमन। सो क्वेश्चन नंबर सी का मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हर्बर्ट साइमन। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्यवस्था की अवधारणा के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह कई उप व्यवस्थाओं वाली एकीकृत पूर्णता है, ऑप्शन 2 है उप व्यवस्थाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, ऑप्शन 3 है इसकी एक पहचान योग्य सीमा है जो इसे परिवेश से अलग करती है, ऑप्शन 4 है यह परिवेश से निरंतर संपर्क में रहती है। सो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनौपचारिक संगठन क्या होता है? ऑप्शन ए है लागू, ऑप्शन 2 है भावनात्मक, ऑप्शन सी 3 है व्यक्तिगत, ऑप्शन 4 है परंपरागत, ऑप्शन 5 है तार्किक, ऑप्शन 6 है अलिखित। सो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2, 3, 4 और 6। ठीक है, अनौपचारिक संगठन भावनात्मक होता है, व्यक्तिगत होता है, ठीक है, परंपरागत होता है और अलिखित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, टेलरवाद के सबसे महत्वपूर्ण आलोचक हैं? ऑप्शन ए है एमपी फॉलेट,
ऑप्शन बी है H.A. साइमन, ऑप्शन सी है C.I. बर्नार्ड, ऑप्शन डी है एल्टन मेयो। सो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एल्टन मेयो। क्वेश्चन नंबर 27 है मैक्स वेबर के सूत्रीकरण में नौकरशाही का अर्थ है। ऑप्शन ए है लोक सेवा, ऑप्शन बी है सामूहिक गतिविधियों का व्यवस्थापन, ऑप्शन बी है सामूहिक गतिविधियों का व्यवस्थापन, ऑप्शन सी है संगठन का सबसे कुशल रूप, ऑप्शन डी है सामूहिक गतिविधियों का तर्ककरण। सो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सामूहिक गतिविधियों का तर्ककरण। क्वेश्चन नंबर 28 है किसके लिए नौकरशाही का एक महाद्वीपीय कटंक था। ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है मार्कस्टीन मार्क, ऑप्शन सी है थॉमस कार्लाइल, ऑप्शन डी है रॉबर्ट मिचेल। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी थॉमस कार्लाइल। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी थॉमस कार्लाइल। क्वेश्चन नंबर 29 है वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध कहाँ से आया। ऑप्शन ए है मानव संयमवादी, ऑप्शन बी है मजदूर, ऑप्शन सी है प्रबंधन, ऑप्शन डी है ट्रेड यूनियन। सो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रेड यूनियन से। क्वेश्चन नंबर 30 है नौकरशाही के वेबरीय मॉडल का बुनियादी गुण क्या है। ऑप्शन ए है अव्यक्तिक व्यवस्था, ऑप्शन बी है योग्यता का क्षेत्र, ऑप्शन सी है पदोत्सोपान, ऑप्शन डी है नियमों की व्यवस्था। सो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नियमों की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 31 है सोदा इसमें अच्छे तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। फेवर के अनुसार किसी औद्योगिक उपकरण की गतिविधियां हैं। सो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वाणिज्यिक प्रबंधकीय तकनीकी सुरक्षा और वित्तीय और एकीकृत अकाउंटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है साइमन के बारे में कौन सा कथन सही है। सो ये भी सही से दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4 ये सभी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है निर्णय निर्माण प्रक्रिया के निम्न चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है कार्यवाही का सर्वश्रेष्ठ रास्ता बताना, ऑप्शन 2 है अस्थायी निर्णयों का मूल्यांकन, ऑप्शन 3 है विभिन्न उपागम जानना, ऑप्शन 4 है अस्थायी निर्णयों की जांच, ऑप्शन 5 है अगले काम की शुरुआत करना। सो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3, 1, 4, 2 और 5। सो इस ऑप्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है साइमन द्वारा प्रतिपादित प्रशासन की नई अवधारणा किस पद्धति पर आधारित है। सो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निर्णय निर्माण। ठीक है, निर्णय निर्माण। क्वेश्चन नंबर 35 है बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। ऑप्शन ए है आम बहस, ऑप्शन 2 है विनियोग विधेयक, ऑप्शन 3 है बिल विधेयक, ऑप्शन 4 है अनुदान मांगों पर मतदान, ऑप्शन 5 है विधायिका में प्रस्तुतिकरण। सो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहले विधायिका में प्रस्तुतिकरण होता है, फिर उस पर आम बहस होता है, फिर अनुदान की मांगों पर मतदान होता है, फिर विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, उसके बाद बिल विधेयक पारित होता है। ठीक है, तो इस क्रम को आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों का एग्ज़ाम फिर से होता है 27 जनवरी को या एग्ज़ाम ये टल जाता है, फिर से एग्ज़ाम होता है, तो बजट से जरूर एक क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है। ऑप्शन ए है राजस्व विभाग, ऑप्शन बी है व्यय विभाग, ऑप्शन सी है आर्थिक मामलों का विभाग, ऑप्शन डी है बजट विभाग। सो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्थिक मामलों का विभाग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है निम्न में से कौन सा बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है बजट संतुलित होना चाहिए, ऑप्शन बी है बजट शुद्ध होना चाहिए सकल नहीं, ऑप्शन सी है आकलन सटीक होना चाहिए, ऑप्शन डी है कालातीत का नियम। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बजट शुद्ध होना चाहिए सकल नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 है यह कथन किसका है। वित्तीय प्रशासन आधुनिक सरकार का मर्म है। ऑप्शन ए है हुनर आयोग, ऑप्शन बी है साइमन कमीशन, ऑप्शन सी है फुलटन कमेटी, ऑप्शन डी है प्रशासनिक सुधार आयोग। सो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हुनर आयोग। क्वेश्चन नंबर 39 है, ये भी अच्छे तरह से दिया नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है बजट के साथ विधायिका में निम्न में से कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं।
ऑप्शन ए है बजट संबंधी व्याख्यात्मक स्मृति पत्र। ऑप्शन 2 है अनुदान मांगों का सारांश। ऑप्शन 3 है विनियोग विधेयक। ऑप्शन 4 है वित्त विधेयक। ऑप्शन 5 है आर्थिक सर्वेक्षण। सो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 40 है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी है संसद। ऑप्शन डी है राष्ट्रीय विकास परिषद। सो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संसद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी धारा से बजट शब्द का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है धारा 266। ऑप्शन बी है धारा 112। ऑप्शन सी है धारा 265। ऑप्शन डी है धारा 264। सो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धारा 264 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए संसद कर बढ़ा सकती है। ऑप्शन 2 है संसद कर घटा नहीं सकती है। ऑप्शन 3 है संसद कर समाप्त कर सकती है। ऑप्शन डी है संसद कर बढ़ा नहीं सकती है। ऑप्शन 5 है संसद कर घटा सकती है। सो सीरियल वाइज में इधर उधर हो गया होगा तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3, 4 और 5। 3 है संसद कर समाप्त कर सकती है। 4 है संसद कर बढ़ा नहीं सकती है। 5 है संसद कर घटा सकती है। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्न में से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है ऑप्शन 1 है राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार कर सकती है। ऑप्शन 2 है राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिशें कर सकती है। ऑप्शन 3 है राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार नहीं कर सकती है। ऑप्शन 4 है राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना चाहिए। ऑप्शन 5 है राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 5। यानी कौन सा गलत है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है ये गलत है और राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है ये भी गलत है। बाकी जो 3 दिया है वो करेक्ट है मतलब करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है ये भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 है भारत की संचित निधि पर प्रभाव खर्च के संबंध में कौन सा कथन सही है। सो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 5। ठीक है। 2 क्या है यह संसद के बहस का विषय है। ठीक है ये सही है। और 5 है इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है प्रशासन में वित्त सर्वत्र वैसे ही सम्मिलित है जैसे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन। यह कथन किसका है। लायड जॉर्ज। ऑप्शन बी है बिलोबी। ऑप्शन सी है डिमार्क। ऑप्शन डी है मार्कस्टेन मार्क। सो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लायड जॉर्ज। ठीक है। इसका राइट आंसर अगर आपको मिलेगा तो आप लोग बताइएगा नहीं तो मैं अगर मुझे मिलेगा तो मैं कमेंट में कर दूंगा। ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 46 है प्रत्यायोजन का अर्थ किसी विशिष्ट प्राधिकार के उच्च स्तर द्वारा निम्न स्तर को सौंपा जाना है। यह कथन किसका है। टेरी मूने मिलेट पिफनर। सो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पिफनर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है प्राधिकार के प्रत्यायोजन का अर्थ महज दूसरों को कम या ज़्यादा विस्तार में काम देना नहीं है। प्रत्यायोजन का मर्म है दूसरे को निर्णायक शक्ति देना ताकि वे अपने कामों की रूपरेखा में विशेष समस्याओं के समाधान में अपने निर्णय का इस्तेमाल कर सके। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है मूनी। ऑप्शन बी है टेरी। ऑप्शन सी है मिलेट। ऑप्शन डी है पिफनर। सो क्वेश्चन नंबर 47 का मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टेरी। अगर मुझे करेक्ट आंसर मिलेगा तो मैं कमेंट में कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 48 है निर्णय निर्माण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए 1 है यह कार्य का तरीका निर्धारित करने का काम है। ऑप्शन 2 है यह सभी पारंपरिक प्रबंध कामों में जुड़ा है। ऑप्शन 3 है यह नीति निर्माण का सही समानार्थी है। ऑप्शन 4 है यह नीति निर्माण से जुड़ा है मगर उसका समानार्थी नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा सी 1, 2 और 4। ठीक है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतन का यह कथन है कि प्रत्यायोजन की अवधारणा संगठनिक विचारधारा का महज मिथ है।
ऑप्शन एक है MP फॉलेट, ऑप्शन बी है CI बर्नार्ड, ऑप्शन सी है HA साइमन, ऑप्शन डी है क्रिस आर्गिस। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी HA साइमन। अगर आपको राइट आंसर मिलता है तो कमेंट करिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यायोजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है किसी अधीनस्थ को अधिकार देता है कि किसी खास तरीके से में वह स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। ऑप्शन 2 है इसका अर्थ है अंतिम प्राधिकार का हस्तांतरण नहीं। ऑप्शन 3 है इसका एक वैध चरित्र है क्योंकि दोनों के पास एक साथ प्राधिकार है। ऑप्शन 4 है पर्यवेक्षण, नियंत्रण और समीक्षा के अधीन नहीं होता है। सो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा, इसमें कौन सा कथन सही लग रहा है। एक तो गलत लग रहा है, ठीक है, कि किसी को स्वतंत्र तरीके से काम करने को वो नहीं करता है। सो एक तो काट, एक नहीं, गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2, ठीक है। सो ये था आप लोगों का आंसर की। अगर देखिए, अगर पेपर टल जाता है तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा और इस पेपर को आधार बना के तैयारी करिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन